अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वज़ारत उज़्मा और मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार सामने ले आई है। बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में आज बैरिस्टर गौहर अली खान की मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को ये आगाह किया कि उमर अयूब खान PTI की तरफ से वज़ारत उज़्मा और मियाँ असलम इकबाल पंजाब के वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर ने यह भी बताया कि PTI पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स की बजाय अवामी सियासत करती है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते को में भरपुरअमन एहतजाज भी किया जाएगा। में वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा CM का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में स्पीकर की उम्मीदवार नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उमर अयूब खान साहब होंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। खान साहब के हिदायत के मुताबिक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है, पीपल्स पार्टी PMLN MKM के साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। इससे पहले असद कैसर ने मीडिया को बताया कि बानी तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी नताइज के हवाले से एहतजाज करने वाली जमातों से मुज़ाकरात करने का टास्क दिया है। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, इवन जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है, ANP आफ्ताब शिरपाव, दीगर जो पार्टियां जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं मिल के इस पर एक स्ट्रेटेजी बनाए। दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता रब्ता नहीं किया, अगर करेगी तो पार्टी इस पर गौर करेगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की क़यादत भी नून लीग के 16 माह के हुकूमती तजुर्बे से ज़्यादा खुश नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि शहबाज शरीफ लकीर के फ़कीर हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। ऐसे में नून लीग की हुकूमत अगर बनती है जिसमें पुराने इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं और अपोजिशन में बैठने की बात कर रहे हैं, तो बिना साबिका इत्तेहादियों के और बिना नवाज शरीफ के ये हुकूमत कितनी पायदार होगी। और अगर नून लीग की हुकूमत नहीं बनती तो तहरीक इंसाफ मौजूदा नंबर्स के साथ कैसे हुकूमत बना सकती है। जनरल इलेक्शन के बाद आने वाले दिनों में सेनेट इलेक्शन और कई अहम आइनी ओहदों के इंतखाबात भी होने हैं, लेकिन इस वक्त तो हुकूमत साजी का ऊँट ही किसी समत हमें बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या इस सूरत हाल में मुल्क आइनी बहरान की जाने बढ़ रहा है? इन्हीं तमाम तर मामलात पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें वज़ारत उज़्मा के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अयूब खान साहब। जनाब उमर साहब, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद हो कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है वज़ारत उज़्मा के लिए। अगरचे दूसरी जमातों में ये रवाज कम ही है कि अपने ख़ानदान से बाहर किसी को नामजद किया जाए। अब ये बताइएगा कि आपके पास वोट तो है नहीं इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज के मुताबिक, तो फिर आप वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? आपकी पार्टी ये इंतखाब कैसे जीतेगी? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम हमने शुरू किया। नंबर्स इसलिए आपको नजर नहीं आ रहे, हमारे सामने हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं और 180 प्लस है और इसलिए नजर आपको आ रही है क्योंकि वहां पे वो हमारे फॉर्म 47 उस पे चेंजेस हो रही है। हमारे मुख्तलिफ लोगों को उठाया जा रहा है, साइड पे किया जा रहा है, उनको डिटेल्स नहीं दी जा रही। लिहाजा इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे हमारे नंबर्स भी पूरे होंगे। अच्छा, ये कि ये आपको जो नशिस्तें जिनकी आपको तवक्को है कि आपको मिल जाएंगी, तो असेंबली के आइंदा इजलास यानी पहले इजलास से कबल आप इन नशिस्तों पर आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगी? जी, उनको वापस मिलना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग जो रिटर्निंग अफसर हैं, अफसरान हैं, उनको इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि आया या वो जेल जाना चाहते हैं या प्रिजाइडिंग अफसरान, क्योंकि एविडेंस या जो सबूत है जो रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म 47 में रद्द-बदल किया है, पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो फॉर्म 45 है वो दुरुस्त है। तो फॉर्म 47 जो होता है वो समरी होता है, समरी ऑफ द अकाउंट, यानी कि वो सारों को आप इकट्ठा करके वो रिजल्ट बनता है। तो बुनियाद जो है वो हमारे पास पूरी है और फिर जो जिम्मेदारी है वो या प्रिजाइडिंग अफसर उठाएगा या रिटर्निंग अफसर उठाएगा।
जाएगा। जब अदालत में आएंगे तो जज जब पूछेंगे कि हाँ भाई आप बताएं आपने कैसे ये किया, तो वो कहेगा जी मैं तो प्रिजाइडिंग अफसर की बेसिस पे किया, तो प्रिजाइडिंग अफसर तो मुमकिन हो जाएगा वो, और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर हथकड़ियां या उनको लगेंगी या रिटर्निंग अफसर को लगेंगी। तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो खुद ब खुद निकलना। उमर अयूब साहब, इंतखाबात के बाद 2 हफ्तों में कामयाब उम्मीदवारों का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। 1 हफ्ता तो अब हम देख रहे हैं इंतखाबात को भी हो गया है और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील नहीं दिए, तो फिर आपको कैसे लगता है कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा? क्योंकि उनको पानी में छुरी नजर आ रही है सारे, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपके प्रिजाइडिंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान या प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो जिम्मेदारी लेगा कि जो मैंने ये फॉर्म 45 जो है ये मैंने गलत दस्तखत किया और रिटर्निंग अफसर को मैंने जो इंफॉर्मेशन भेजी थी या वो गलत थी, या रिटर्निंग अफसर जिसने साइन किया है और वो उसने फॉर्म 47 आगे भेजा है वो गलत है। इनमें से एक गलत है, दोनों गलत या दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते। सो लिहाजा आप समझ लें कि फंदा एक है, बंदे 2 हैं, वो डिसाइड कर ले किसने चढ़ना है सूली पे। अच्छा, ये आपकी तरफ से तो इनकार हो गया कि पीएमएलएन से बात नहीं हो सकती, एमक्यूएम से बात नहीं हो सकती और पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती। चलिए, आइंदा अगर ये मसला हल नहीं होता जो आपकी नशिस्तों वाला है, तो आपके पास अगर बाकी तमाम जमातों को भी मिला लें तो वो मैजिक नंबर नहीं बनता जो वजारत उज़्मा के लिए ज़रूरी है। तो ये बताइएगा कि फिर आप कैसे इस पूरे मामले को मैनेज करेंगे? मिनिमम नंबर से ऊपर हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी के साथ वो करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से करेंगे। हाँ, वो आपस में वो लगे हुए और आपस में चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, वो एक दूसरे के खिलाफ छुरी घूमेंगे, सारा कुछ करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग अपने नंबर्स पूरे कर लेंगे। अच्छा उमर साहब, पिछली बार जब आपकी हुकूमत बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस वक्त बड़ा इल्जाम लगता था कि आपने IMF के पास जाने में देर कर दी, जबकि पाकिस्तान की जरूरत थी कि IMF के पास जाया जाए। तो अब भी IMF के पास जाना पड़ेगा, तो क्या आपके पास कोई प्लान है पाकिस्तान की मईशत को रिवाइव करने का, आगे बढ़ाने का? हम तो अभी ऑलरेडी IMF प्रोग्राम के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे अच्छी तरह याद है मैं फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी था, तो हम लोग बनीगाला में बैठे हुए थे, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हम लोग 7-8 लोग थे और वहां पे व्यू स्क्रीन पे जिस वक्त हमने देखा था मुस्लिम लीग नून ने मनफी रिजर्व छोड़ के वो लोग गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर की। और उसके बाद हमने मईशत को सहारा देना शुरू किया और बीच में कोविड भी आया। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने एनर्जी सेक्टर में काम किया, हमने बाकी सेक्टर्स में काम किया और इस वक्त आप ये देख लें, उस वक्त बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज तकरीबन 85 रुपए यूनिट से चढ़ गई है। गैस का बिल आज नॉर्मल हालात में जिस शख्स का या 4000 आ रहा है, तो उसका तकरीबन इस वक्त औसतन 35,000 या कुछ आ रहा होगा, 35-40 हजार के करीब आ गया है और ये मजीद बढ़ेगा। क्योंकि ओगरा की मैं कैलकुलेशंस कर रहा था, मैंने 1 साल पहले राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में कैलकुलेशन करके बताया था कि आपकी गैस की कीमतें 4 गुना यानी कि 400% चढ़ेंगी 1 साल में। एग्जैक्ट 1 साल पहले की बात है, आप देख लीजिएगा अपने लॉग में। और मैंने बिजली का भी फोरकास्ट किया था और वही बात हुई। उस वक्त ये PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ जो थे वो वजीर आजम थे और इन्होंने जो इक़दामात ये उठा रहे थे उससे साफ साफ नजर आ रहा था कि इसी तरफ जाएगी, क्योंकि इनके पास कंट्रोल नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि इस चीज को इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही कंट्रोल कर पाएगी। ये जो PDM हुकूमत और केयर टेकर्स ने गंद घोला हुआ है, इसको हम लोग ही संभाला देंगे, क्योंकि अवाम की उमंगे हमारे साथ वाबस्ता है। हम लोग ग्रास रूट्स लेवल से आए हैं, हमें मालूम होता है कि आपके ग्रास रूट्स लेवल पे गलियों में, मोहल्लों में जरूरियात क्या है। ये बाकी पार्टियां जो हैं ये तो मोहल्लों वाले लोग हैं, इनको तो किसी चीज का तो कनेक्ट नहीं है। अच्छा उमर अयूब साहब, पंजाब में असलम इकबाल और KP में अली अमीन गंडापुर दोनों ही 9 मई के मुकदमात में मुलविस हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के तो दोबारा वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं, असलम इकबाल साहब भी इश्तिहारी हैं। वजारत आला के लिए इनको आप लोगों ने नामजद कर दिया है, मामलात को ये आगे कैसे लेकर चलेंगे इन मुकदमात के साथ? क्यों नहीं चलेंगे? मुकदमात अपनी जगह मुकदमात क्या हुए हैं तो किस बेसिस पे हुए हैं? क्या मतलब अली अमीन खान गंडापुर 9 मई पे कहाँ पे मुलव्वस था या असलम इकबाल साहब कहाँ पे थे? ये तो आप मफरूजों पे करते हैं। मेरे ऊपर
मेरे ऊपर 85 केस है, मेरे ऊपर 5 कत्ल के केस है, मेरे ऊपर डकैती के केस है, मेरे ऊपर ये पुलिस जो एक्सरे मशीन करती है बैगेज को उसका केस है चुराने का, पुलिस की वर्दी चुराने का केस है, दस्ताने चुराने का केस है। मतलब मफरूजों पे ये क्या है? मतलब मियां असलम इकबाल साहब पे तो मेरे ख्याल एक मोबाइल चोरी करने का भी उन्होंने केस लगाया हुआ है। ये तो यहाँ पे तो ये जो पुलिस अफसरान है, ये डॉक्टर उस्मान, ये इस जैसे मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, जो कि अपनी प्रोफेशनलिज्म नहीं समझता, और जो कि बिल्कुल ही आप समझ लें कि बिच जाए और कोई कैरेक्टर ना हो फॉर प्रोफेशनलिज्म, उस तरह का शख्स हो, तो आप फिर पंजाब पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के घरों में बगैर वारंट्स के जाना, लोगों के चादर और चार दीवारी की पामाली करना, गलत FIRs दर्ज करना, फिर पीछे क्या रह जाता है? इनके अफसरान भी मुलवस। इस्लामाबाद पुलिस का IG, आपका SSP, आपका SP, आपके SHOs के ऊपर चोरी की FIRs हुई हैं, वो किसी शख्स ने नहीं की, वो कोर्ट ने की थी। मतलब उन लोगों को तो उन लोगों की रैंक पब्लिकली उनको ड्रम आउट करना चाहिए, उनके रैंक वहां पे दरबार में लगा के उनके रैंक छीनने चाहिए, को घर भेजना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि एक मामला जो पहले भी था लेकिन 9 मई के बाद तो बहुत ही ज़्यादा संगीन हो गया कि आपका और एस्टैब्लिशमेंट का जो आपस का ताल्लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके नतीजे में आपको मुश्किलात भी बर्दाश्त करना पड़ी। तो फिर इसके लिए आप क्या अब इसका अरेंजमेंट क्या करेंगे? अभी आप रिकंसाइल करेंगे या बाद में करेंगे, कैसे? फौज हमें से, मतलब फौज का आप या देखें, माओ सी तुंग ने कहा था कि खुद उसने सवाल किया था और जवाब दिया था। ही सेड व्हाट इज द आर्मी? फौज क्या है? द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म, कि यानी फौज अवाम है, यूनिफॉर्म उनको पहना दे तो वो फौज है। तो फौज हमें से है, और मेरे कायद और मेरे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने 12 बार कहा है कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी, और मेरी भी जिंदगी फौज को लगे। इस पे क्या बात है? या कोई इश्यूज हैं, वो बैठेंगे और बातचीत होगी, क्यों नहीं होगी? हमारा अयूब साहब, अब अगर आप लोग इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप लोगों की तरजीहात क्या होंगी? क्योंकि पहले जब पहली बार तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो आप लोगों ने कहा था कि हम पावरफुल जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो लाएंगे, लेकिन वो लाते लाते बड़ी देर कर दी और पंजाब में तो आ ही नहीं सका। फिर आप लोगों ने कहा कि हम बाहर से पैसा लाएंगे, बाहर से पैसा भी नहीं आ सका। फिर आप लोगों ने एहतसाब का नारा लगाया, जिनका एहतसाब करना था उन्होंने हुकूमत बना ली। अब क्या तरजीहात होंगी आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं यहां से बात शुरू करूंगा कि मईशत ये सबसे अहम चीज है। उसकी वजह से, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह कि मईशत को ये PDM हुकूमत और इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। नंबर 1, उसको सहारा देना सूबों में भी और मरकज में भी इंशाल्लाह, और इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा करनी, क्योंकि जब तक माशी इस्तेकाम मुल्क में नहीं होगा, आपकी जोग्राफाई सरहदें 3 चीजों पे वाबस्ता होती हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी पे, उसके बाद आपकी कौमी हम आहंगी के ऊपर वाबस्ता होती हैं, और उसके साथ साथ तीसरी चीज आपकी क्रेडिबल डिफेंस, यानी कि आपका मौसर दिफा। तो मईशत जो है वो बुनियादी चीज है, वो दारोमदार है, उस पर हम लोग पूरा जोर देंगे कि वो बेहतर हो। और उसके साथ साथ फिर बाकी चीजें जो है पहिए वो शुरू हो जाते हैं, और सूबों को उनका ड्यू शेयर देना वो बहुत अहम होता है, क्योंकि आपके बुनियादी सहूलियात जो होती हैं वो सूबों में, चाहे सेहत इंसाफ कार्ड हो या और चीज़ों, वो सूबाई हुकूमत भी पूरा करती है। और हमारा पूरा प्लान है इस पे, जिस तरह हमने पहले भी कहा है। उसके साथ फिर जो हमारे मंशूर में बाकी भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। पर बुनियादी चीज़ जो है वो मईशत का पहिया शुरू करना, क्योंकि इस वक्त आप प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट देखें, जो कि आपका निजी इदारे बैंक से कर्जा लेके अपना पहिया चलाते हैं, वो 86% 1 साल के अंदर अंदर कम हुआ है। बिजली की कीमत, गैस की कीमत ये आसमानों पे जा रही है। कैपेसिटीज जो आपकी हैं वो ब्लॉक्ड है, आपकी तरसील नहीं हो रही। तो ये बहुत सारी चीजें, एक पूरा चेन है जो हम लोग अनलॉक करेंगे। आपके इन्वेस्टर्स को हमने सहारा देना है, लोगों को सहारा देना है, और इंशाल्लाह ताला ये मईशत का पहिया चलेगा, उससे बेहतरी आएगी। ये बताइए कि अब आप अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो सूरत हाल यूं होगी कि इमरान खान साहब तो हैं जेल में, तो क्या आप ही 5 साल इस असम्बली में वज़ीर आज़म रहेंगे, या इमरान खान साहब आएंगे तो फिर सूरत हाल बदलेगी? 1 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम होता है, उससे भी 1 नैनो सेकंड के अंदर, उसी वक्त जिस वक्त वो
वजारत वो अडयाला से बाहर निकल रहे होंगे, उस वक्त इस्तीफा उमर अयूब का उधर ही होगा। अच्छा और उमर इमरान खान साहब को इंशाल्लाह हम लोग वजीर आजम बनाएंगे। अच्छा उमर, इंट्रा पार्टी इंतखाबात आप लोग कब करा रहे हैं? क्योंकि इस बात पर भी अभाम पाया जा रहा है कि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद के बाद भी आप लोगों को मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी? जी हम लोग बहुत जल्द करा रहे हैं, मेरा ख्याल है आज या कल में आपका शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा। अच्छा, मंशूर में उमर साहब ये है कि वजीर आजम का इंतखाब बराह रास्त वोटों से हो, गोया ये एक सदारती निज़ाम की आप बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपके पास जितने नंबर्स हैं, आपका दावा है कि वो तो इतने हैं कि उसके वो आईनी तरमीम भी उनके ज़रिए हो सकती है, तो क्या आप फिर सदारती निज़ाम लाएंगे और फिर 18वीं तरमीम को भी कुछ छेड़ेंगे? देखिए जी, हमारे लीगल एक्सपर्ट्स पे भी इस पे उन्होंने भी नजरसानी की है, पर प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी हो सकता है कि वो इस तरह के डायरेक्टली इलेक्टेड भी हों। तो हमें से कोई वो क्या कहते हैं हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आइडिया है और आइडियाज़ चेंज भी होते हैं, आइडियाज़ बेहतर भी होते हैं, बाकी लोगों के साथ आदमी बैठता है। ये हमारा प्रपोजल है, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है और हम लोग बामी मुशावरत के साथ इसको आगे लेके जाएंगे। बुनियादी तौर पे हम लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। अच्छा उमर अयूब साहब, अगर किसी वजह से आप लोगों को सीटें वापस नहीं मिल पाती, गो कि आप लोग होपफुल हैं, इस वक्त जो हमारे मुल्क की सिचुएशन है, हमें इस्तेहकाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुल्क बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में बानी PTI लचक का मुजाहरा करके मुल्क को इन मसाइल से निकालने में कलीदी किरदार अदा करेंगे? देखिए जी, आज सीटें नहीं होती और खुदा ना खास्ता कोई चीज इशू होता है, पहली बात है कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरह के हम लोगों को लोग एंकर्स ने और बाकी लोगों ने कहा था जी ये PTI ये तो खत्म हो गई है, ये खत्म, ये ठोस हो गई है, इनका तो बंदा ही नहीं होगा, वो अल्लाह के हुक्म के साथ हमने कर दिखाया। वोटर्स भी आए। इमरान खान साहब का जो आप समझें विजन है और उनका जो उनका जो बयानिया है वो लोगों के दिल में रब के हुक्म के साथ उतर आया और लोगों ने वोटें दी और हम लोग कामयाब हुए। इसी तरह यहाँ पे उस दिन का हम लोग इंतजार करें जिस वक्त तक डब्बों से वोट नहीं निकलते, उसके बाद फिर ये मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा खान साहब, तरफ तो आप ये दावा कर रहे हैं, अपने ऐलानात कर रहे हैं कि वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा, वज़राए आला किसके पास जाएंगे, और साथ ही साथ पुलिस भी तैयारियां कर रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आप में से कई लोग जो मफरूर हैं या वो लोग जिन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, वो जैसे ही कहीं नजर आएंगे उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो आप कैसे तसव्वुर करते हैं कि आप ये सारा मामला, यानी इस मामले से गुजर जाएंगे कि आप उधर असम्बली में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं और साथ ही वहां पे पुलिस का नाका लगा हो और आपके मेंबर्स आ रहे हो और पुलिस की गाड़ियों में उन्हें भरा जा रहा हो? तो इस सूरत हाल से कैसे कंट्रोल, इस सूरत हाल से कैसे ओहदा बरा होंगे आप? तो फिर चलाएं जमहूरियत, फिर ये किस तरह होगा? फिर तो देखें, आपके पास IMF का ट्रांच है ना, पैसे किधर से आएंगे? मुल्क जो है वो हवा पे तो नहीं चलेगा। IMF दुनिया जो है वो इनको मतलब अभी लान तान कर रही है कि जी ये इलेक्शन आपका किस तरह का, प्री पोल रिगिंग आप कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने दीवार से लगाया, उससे पहले सिंबल एक पार्टी का ले लेते हैं, उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाड़े जाते हैं। मैं इस पे गवाही दे रहा हूं, मैंने खुद अपने चार्जेस किए हैं कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स फाड़े गए थे पुलिस की वजह से, और वो DSP मिला भी था मेरे साथियों के साथ और उसने कहा जी मजबूर है, हमें ऑर्डर्स थे ऊपर से DPO के, IG के। तो ये लोग जब ये काम करेंगे और आगे जाके आपको मतलब ये सारे स्टेटेड फैक्ट्स हैं, उसके बाद भी दुनिया देख रही है, तो IMF तो फिर कहेगा कि जी अच्छा यहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये जो अभी स्टेप्स उठाने जा रहे हैं, तो जब ये जमहूरी हुकूमत नहीं होगी और ये गैर जमहूरी हुकूमतें इस वक्त फायज है पाकिस्तान पे, तो फिर करके दिखा ले। फिर तो ये सारा इलेक्शन प्रोसेस, सारे जो जमहूरी पार्टी हैं उनको कह दें आप घर बैठ जाएं, और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को, उनको घर बैठे उन्होंने मुख्तलिफ सीटों से जिता दिया था जहां पे वो हारे थे, तो फिर वो करके बैठे। फिर तो आप ये करेंगे कि ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेट 18 और ग्रेड के, उनको नॉमिनेट कर दें सूबाई असेंबली में, और 21 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट को, सेक्रेटरी को कह दें जी ये कौमी असेंबली के मेंबरान होंगे। अल्लाह खैर सलाह, चलाए निजाम, फिर देखते हैं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि एक तजवीज़ ये भी गर्दिश कर रही है कि सारी पार्टियां मिलकर हुकूमत बना लें। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक साहब तो अलल ऐलान ये कह रहे हैं,
तो आप इस तरह की किसी तजवीज़ की तायद करेंगे? ये तो इसी तरह ही है कि सवाल आप करें गाजर और जवाब हो आलू। मतलब सिंपल बात है, मेजॉरिटी हमारे पास है, जोर से हमसे छीनने की या कोशिश कर रही है, उसको हम लोग मानेंगे नहीं, उसका हम लोग पूरा दिफा करेंगे, ताकुब करेंगे। नेशनल गवर्नमेंट क्यों बनाए जब मेजॉरिटी अवाम ने हमें वोट दिए? 3 करोड़ 30 मिलियन वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। इनको तो थोड़ी थोड़ी सीटें मिली, इनको 40 सीट एक पार्टी को मिली है, वो भी जोर और जबर के साथ। ये तो वक्त के फिरौन बने हुए थे ये दूसरी पार्टियां वाले। क्या हुआ? अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, खत्म हो गई बात। ये करें ना, तो लिहाजा हम तो कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। ये बनाते रहे, ये नेशनल गवर्नमेंट खेलते रहे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे। ठीक है, बहुत बहुत अयूब साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब। उनसे हम बात करेंगे कि क्या मखलूत हुकूमत मुल्क को बड़े चैलेंजेस से, मसाइल से निकाल पाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत बनाने की बातें कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए हिमायत करेंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो कि 16 माह की पीडीएम हुकूमत में भी वज़ीर आज़म रहे, मिसाक मईशत की भी बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की भी बात करते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो पिछला तजर्बा नाकाम रहा। क्या अब की बार जो हुकूमत इस तरह से बनेगी वो तमाम चैलेंजेस से निमट पाएगी? क्या वो जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल हैं उन्हें हल कर पाएगी? इसी पर बात करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, आपको क्या लगता है अब जिस तरह की हुकूमत साजी के मामलात हम देख रहे हैं, अगर वैसी ही हुकूमत आती है जैसी पिछले 16 माह में थी, तो क्या वो मुल्की मसाइल को हल करने की सलाहियत रखेगी? मेरा नहीं ख्याल है, मेरा तो ख्याल है बल्कि पहले 16 माह की हुकूमत जो थी उसके मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर होगी। उसकी वजह यह है कि अब तो इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं और जिसके नतीजे में ये पार्लियामेंट बन के आ रही है, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस पार्लियामेंट से जो कि 16 महीने के दौरान पीडीएम की थी हुकूमत। एटलीस्ट उसमें किसी इंडिविजुअल पर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं था कि वो जीता हुआ नहीं है और फिर भी आया हुआ है। इस वक्त तो ये तय होना बाकी है कि इतने लार्ज नंबर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी वो जीते नहीं हैं और वो असेंबली में पहुंच चुके हैं। अब वो फाइनली जाके इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा, किस तरह से करेगा, लेकिन अगर आपके पास मैंडेट ही नहीं है तो फिर आप जाहिर है फिर फायदा क्या है हुकूमत करने का। तो मेरा तो ख्याल है कि ये उससे भी बड़ा फेलियर होगा। तो ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो तो सभी को पता है कि मईशत है और फिर IMF है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इस तरह की हुकूमत अगर बन जाती है, जैसा कि इम्कानात वैसे ज़्यादा ही है कि बन जाएगी, तो क्या वो IMF से डील कर पाएगी? और फिर जो 3 यानी अगर हम बरतानिया को देखें, अमेरिका को देखें और अक़वाम मुत्तहिदा को देखें, तो वहाँ से भी हमारे इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात का कुछ इजहार किया जा रहा है, तो ये सूरत हाल से निमट सकेगी ये हुकूमत? देखें हबीब साहब, एक तो बड़ा क्लियर है कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो है वो PTI है या PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं। इस हकीकत को तो आज भी इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, और वो हुकूमत में नहीं होगी। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ख़ास तौर पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो ज़ाहिर है वोट देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। अब ऐसी सूरत हाल में JUIF ने भी ये कहा है। अब ऐसी सूरत हाल में जो IMF के साथ बातचीत होगी, और मैं ये बता दूं कि IMF के साथ जो बातचीत होने जा रही है और जो भी फाइनल प्रोग्राम होगा वो उससे सख्त प्रोग्राम पाकिस्तान ने आज तक नहीं देखा, और उसकी होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है 24वीं दफ़ा पाकिस्तान जा रहा है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी कायम कर चुके हैं हम, तो IMF भी बहुत सख्त शराइत रखेगी। अब पीपल्स पार्टी अगर वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी, फॉर एग्जांपल JUIF नहीं होगी, तो वो क्यों वो रिस्क लेगी, वो अब उस अनपॉपुलर मुआहदे को क्यों सपोर्ट करेगी?
तो मेरा तो ख्याल है कि वो बहुत बुरे तरीके से नाकामी होगी। और फिर अभी 2-2.5 महीने के बाद बजट होना है। अब बजट में अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी और वो IMF मैंडेटेड बजट होगा, उसमें फुल स्टॉप कॉमा भी आप चेंज नहीं कर सकेंगे, उसमें टैक्सेस की भी भरमार होगी, महंगाई की भी भरमार होगी। और ये वो वक्त है जो मेरी दानिश में मेरा व्यू है कि बहुत ही मुश्किल वक्त होगा। अब वो मुश्किल वक्त जो होता है और मुश्किल फैसले होते हैं, वो लेके आगे हुकूमत जा सकती है जिसके पास पॉपुलर मैंडेट हो, और जो कि इस हुकूमत में एटलीस्ट जो अभी सामने हो वो नहीं है। ठीक है, तो जुबैर साहब ये कि फिर क्या इस सिचुएशन से निकलने का हल, एक जैसे आपने भी कुछ सीटों पे, कुछ नहीं काफी सारी नशिस्तों पे आपका भी यानी यह है कि इस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, पूरा मीडिया भी यही कह रहा है कि बहुत सारी सीटों पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो क्या पहले ये फैसला कर लिया जाए कि सीटें किसकी हैं या पहले हुकूमत बना ली जाए? मैंने तो हबीब साहब मैंने तो ट्वीट भी किया था, और मैं समझता हूं कि उसको कतई नज़र के क्या लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अगर यही फैसला नहीं हुआ हु इज द रियल विनर, तो आप कैसे असेंबली को कॉल कर सकते हैं और कैसे हुकूमत साजी कर सकते हैं? और कोई हम 2-4 सीटों की बात नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पर कराची में हम बात कर रहे हैं तो 15 सीटों की बात कर रहे हैं, 15 सीटों की। मतलब मैं समझता हूँ कि उसमें सवालिया निशान है। और इसी तरह इस्लामाबाद की हैं, इसी तरह से बाकी दूसरे शहरों की हैं। आपको ज़्यादा अच्छा पता है, आपने सर्वे भी किया है, आपको ज़्यादा महसूस होगा कि रियलिटी क्या थी और रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो इतनी सिचुएशन जब ख़राब हो तो इलेक्शन कमीशन को, मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम कल की डेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहें कि हमें एहसास है कि बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कोई पीटीआई के नहीं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस चीज को, इस प्रोसेस को तेज एक आगे लेके जाए, सेंस ऑफ अर्जेंसी हम शो करेंगे। आप देखेंगे कि कम से कम हम 10 हलकों के या 6 हलकों के हर रोज की बेसिस पर हम तय करेंगे। क्या 45 और 47 का मैच करना है ना, तो 6 से 10 सीटें नहीं कर सकते रोज, तो कम से कम कौम का एतमाद तो बहाल करें। जो इस वक्त इतनी बुरी हालत है कि इलेक्शन कमीशन पर किसी का भी एतबार नहीं, पहले भी नहीं था इलेक्शन पहले से पूछते, जीतने वाला भी रो रहा है, हारने वाला भी रो रहा है, जीतने वाला भी इल्जामात लगा रहा है, हारने वाला इल्जामात लगा रहा है। मैं एक और चीज बात करूंगा हबीब साहब, अगर आप देखें कि खुर्रम दस्तगीर है जिस तरह, जो एक अच्छे सीनियर लीडर है पीएमएलएन के, समझदार आदमी है, उनका भी अगर आप मौक़िफ़ सुने, वो भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस कितने बुरे तरीके से डिस्प्यूटेड हो चुके हैं। फिर बहुत सी पॉलिटिकल जितने पीएमएलएन के लीडर्स हैं उनकी राय ये है कि पीएमएलएन शुड सिट इन द ऑपोजिशन। उसकी साद रफीक साहब ने तो खैर नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, बट जिस तरह मियां जावेद लतीफ है और भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन, फजलुर रहमान साहब ने जो इतने अरसे तक एक कोलिशन पार्टनर्स रहे, उसकी वजह यही है कि वो मैंडेट क्वेश्चन मार्क है उस पर, उससे ज्यादा अच्छा या तो आपके पास थंबिंग मेजॉरिटी होती, सिंपल मेजॉरिटी होती, तो आप जाते उस वक्त। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, मैं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी के जो 54 इस वक्त सीट्स हैं वो मोर और लेस वो उनके हैं, 2-4 होंगी, जरूर भी होगा, लेकिन हर एक पर कोई भी नहीं उनको चैलेंज कर रहा। लेकिन पंजाब में जिस तरह से चैलेंज हुआ है और जिस तरह से सारा प्रोसेस रन किया गया और इलेक्शन रिजल्ट्स आने शुरू हुए, फिर रोक दिए गए, फिर सुबह को सारे बहुत सारे रिजल्ट्स फाइनल अनाउंस कर दिए गए, तो बहुत से जवाब है जो कि इलेक्शन कमीशन को देने हैं, एतमाद बहाल करें। वो कोई, मेरा ख्याल है कोई कौम का दर्द उनको भी होना चाहिए जिस तरह से हमें। और मैं ये नहीं कह रहा कि पीएमएलएन के फेवर में अगर जाते हैं वो रिजल्ट्स तो सो बी इट, पीटीआई के फेवर में जाते हैं तो वो भी अच्छा है। मतलब सही विनर और लूजर का तो फैसला होना चाहिए। अच्छा जुबैर साहब, आप क्या समझते, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब होंगे तो फिर वजीर खजाना इसहाक डार साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, हाँ सॉरी वजीर आजम। हाँ जी, ये एक जाहिर सी बात है, ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वजीर आजम का भी फैसला हो गया, वजीर आला पंजाब का भी फैसला हो गया, वजीर खजाना कौन होगा, क्योंकि जाहिर है मईशत तो उसने चलानी है जो भी वजीर खजाना होगा। मेरे हिसाब से तो इसहाक डार साहब ही होंगे, तो जहां तक मैं जुबैर साहब एसआईएफसी की मौजूदगी इसहाक डार साहब को तो वो काम करने की शायद गुंजाइश उन्हें कम मिलेगी, तो क्या ऐसी सूरत में भी
इसहाक डार साहब अगर फर्ज किया वो बनते हैं वजीर खजाना, तो क्या वो चला पाएंगे? क्योंकि SIFC ने ये निगरान हुकूमत में बहुत ज्यादा किरदार उसको मिल चुका है हमारी मईशत में। देखिए, दो चीजें मेरा ख्याल है, SIFC जो है वो प्राइमरीली जो बनी है, प्राइमरीली वो इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए बनी है। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जो इदारा है इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, वो किसी को इनकरेज करता है, बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर उसके बाद वो एक मिनिस्ट्री के पास उनको जाना पड़ता है, दूसरी मिनिस्ट्री के पास जाना होता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना पड़ता है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वालों को। और उससे ज़्यादा अच्छा इन्होंने सोचा कि एक ऐसा फोरम बना दिया जाए जिसमें तमाम मिनिस्ट्रीज रिप्रेजेंट हो, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक ही जगह पर फैसला साजी हो। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज ये अच्छा है, लेकिन उसमें जब जमहूरी हुकूमत आ जाए जिसके पास ये मैंडेट हो कि वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती है, मिलिट्री से बिल्कुल इनपुट लेना जरूरी है। जहां भी इनपुट लेना, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, बिल्कुल इनपुट लेना चाहिए। लेकिन फैसला साजी जो है, वो जो सिविलियन बालादस्ती जिसको कहते हैं, आइन की सरबुलंदी जिसको कहते हैं, क्योंकि अवाम के पास किसने जाना है? अवाम के पास वापस तो उन्होंने जाना है जो वोट लेके आए हैं। तो वो उनके आज जो फैसले होंगे उसी पर उनको अगले इलेक्शन में जाहिर है उनको मुंतखब किया जाएगा या नहीं मुंतखब किया जाएगा। और जहां तक इसहाक डार का ताल्लुक है, SIFC हो या ना हो, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या ना हो, क्यू ब्लॉक जो है ना हबीब साहब, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्यू ब्लॉक पर कंट्रोल इसहाक डार साहब का ही होगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब आप अमली तौर पर तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दूर हो चुके हैं, तो क्या आप कोई मुस्तकबिल में कोई नई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं या कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्योंकि दोनों इल्जामात आपके ऊपर यकसा जोर के साथ लगाए जा सकते हैं। नहीं, मैं तो कोई नई पार्टी, एक तो नई पार्टी तो बनाना आपको पता है कि पहले बहुत बड़े बड़े लोगों ने, मेरा तो कोई लेवल नहीं है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जनरल असलम बेग ने, इफ्तिखार चौधरी ने, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने नई पार्टीज़ बनाई। नई पार्टीज़ दुनिया में कहीं भी बनाना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो इतनी स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड होती है कि वो उसका बेस तोड़ना वो आसान काम नहीं होता। एक इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो जाए, परफॉर्मेंस दे 97 में जैसे दी थी, लेकिन वो वापस भी आई, जिसका PMLN 2002 में तकरीबन ख़त्म हो गई थी, फिर वापस उसने एक किया। PTI इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। किसी भी जमहूरियत में टू पार्टी सिस्टम में एक थर्ड पार्टी का इस तरह से आना और अपनी प्रेजेंस, अपना एक स्पेस हासिल करना, वो PTI ने ज़रूर हासिल किया था। सो अभी तो इट इज़ अर्ली डेज, मुझे नहीं पता, मैं तो मुस्लिम लीग में अपने आप को समझता हूँ। मुस्लिम लीग भी यही समझती है या नहीं? अगर आइंदा क्या होता है। अच्छा, हबीब साहब पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले एक आज से जी 2-3 महीने पहले ये कहा था, और जो वजाहत पब्लिक में करनी ज़रूरत भी थी कि आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फैसला साजी में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून की शायद अब 6-8 महीने 7 महीने हो चुके हों। तो जाहिर सी बात है, अगर मुस्लिम लीग ये समझे कि मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरी कोई वैल्यू है, और फिर जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का जो सिचुएशन है इस वक्त, जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून मैंने ज्वाइन की थी वो बड़ी क्लियर थी इन एवरी रिस्पेक्ट, चाहे वो जमहूरियत के असूल थे, चाहे वो आइन की इम्पोर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी, चाहे सिविलियन बालादस्ती थी, चाहे सिविल मिलिट्री रिलेशंस थे, चाहे मईशत के हवाले से उनका स्टांस था। तो मैंने वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। मैंने मुस्लिम लीग नून इसलिए नहीं ज्वाइन की थी कि मेरे वालिद साहब भी उसमें थे और मेरे चचा या कोई और भी थे, तो मैंने उसी घराने में पैदा हुआ और मुस्लिम लीग जैसे ज़्यादातर आप देखेंगे। सो आई जॉइंड मुस्लिम लीग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न, और मैं समझता था कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, और इसी वजह से मैंने वो जद्दोजहद की थी, जो मुश्किल जद्दोजहद थी, जिसको कोई आसान काम नहीं था। 2018 से लेके 2021 के एंड तक, 2022 के शुरू तक
तो अगर वो मुस्लिम लीग, और ये बड़ी, मैं बिल्कुल वो नहीं ऐसे बात कर रहा, हर एक की अपनी चॉइस होती है, किसी को पीटीआई की पॉलिसीज पसंद है तो वो उधर जाती है, किसी को पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज पसंद है तो वो उधर जाती है। इसमें दूसरे को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मल्टी सिस्टम होता है इसी दुनिया में हर एक। जी जुबैर साहब, ये भी बता दें कि अगर पंजाब की वजारत आला मरियम नवाज साहिबा को मिलती है तो आप क्या समझते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? वो कैसी वजीर आला साबित बड़ा चैलेंज होगा। फर्स्ट टाइम वो कोई, देखें, इट्स टू अर्ली टू से, आई विश हर द वेरी बेस्ट। हम सबको चाहिए कि जाहिर है उनको, हमें तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि वो करेंगी। उनके घर में द शरीफ फैमिली में कमी नहीं है एक्सपीरियंस की चीफ मिनिस्टर। व्हेन इट कम्स टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, 3 दफ़ा शहबाज शरीफ रह चुके हैं, उनके चचा, उनके कज़न हमजा शहबाज रह चुके हैं, उनके अपने वालिद साहब रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर। तो एक्सपीरियंस वाइज बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर, मेरा ख्याल है उसकी तो कमी नहीं होगी, और सो उनको एडवाइस भी सही मिलेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनकी जुबैर साहब, लास्टली ये बताइएगा, एक हुकूमत को, मैं आपके सियासी तजुर्बे के हवाले से पूछ रहा हूँ, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं, अगर ये हुकूमत PDM-2 की बनती है या पीपल्स पार्टी प्लस PMLN की बनती है प्लस MKM की, तो आप कितनी देर चलते हुए देख रहे हैं इसको? आई थिंक अगर तो ये जो इलेक्शन का जो झंझट है, जो इतने रिजर्वेशंस हैं, अगर ये सॉर्ट आउट ना हो, और दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि पीटीआई का किस तरह से रिएक्शन और बिहेवियर होगा, क्योंकि ये 2 फेजेस हैं। मैं अगर 1 मिनट आप देंगे, एक पोस्ट May 9 और प्री February 8 का एक पीटीआई का फेज था जिसमें वो डरे डरे सहमे में थे, और वो 25 बंदे भी निकालने में उनको मुश्किल होती थी। February 8 के इलेक्शन ने काफी कैलकुलेशंस को चेंज कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई काफी एग्रेसिव होकर बाहर निकलेगी। अभी आप नजर भी आ रहा है जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। व्हाई नॉट, लोगों ने मैंडेट उनको दिया इतना भरपूर अंदाज से मुश्किल तरीन सर्कमस्टांसेस में। तो ये तमाम चीजें डिटरमिन करेंगी कि अगली जो पार्लियामेंट है वो कितने अरसे चलेगी। 5 साल तो मैं नहीं समझता कि चलेगी, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कह सकता है कि 5 साल तक चलेगी, मे बी a year और 1.5 years। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, नाज़िर वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई का वफ्द आज मौलाना से मुलाकात करेगा और मौलाना को शायद हुकूमत साजी के लिए भी दावत दी जाएगी। हबीब साहब, मौलाना के बारे में जो बानी पीटीआई का एक मौक़िफ़ था, या पीटीआई का जो JUIFA के हवाले से एक मौक़िफ़ था, अगर अब पीटीआई JUIFA के पास हुकूमत साजी के लिए जाती है तो क्या उस मौक़िफ़ को ठेस नहीं पहुँचेगी? मेरा ख्याल इससे कुछ मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि पहले जो भी ख्यालात रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मौलाना फजल रहमान उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, जिसका नतीजा था कि वो PDM के सरबराह भी बने। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो दोनों जमातों का मौक़िफ़ एक ही है, यानी दोनों जमातों का जो सियासी हवाले से मौक़िफ़ है वो तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि इंतखाबात ठीक नहीं है, हमारी नशिस्तें ज़्यादा हैं, और मौलाना फजल रहमान को भी इंतखाबात के ऊपर एतराज़ है। तो अब उनका एतराज़, यानी मौलाना फजल रहमान का एतराज़ दरअसल 3 जमातों के ऊपर एतराज़ है। वो जमातें कौन कौन सी हैं? पीपल्स पार्टी, PMLN और MKM। तो इसी तरह जो अगर आप देखें तो पीटीआई का एतराज़ किस पे है? वो भी इन्हीं 3 जमातों पे है, और इन्हीं तीनों से उन्होंने मुलाकात या किसी भी किस्म की गुफ्तगू से मना कर दिया है इमरान खान साहब ने। तो जब ये सूरत हाल हो गई है तो मौक़िफ़ तो ऑटोमेटिकली मिल गया ना। तो ये कोई एक कुफ्र इस्लाम की जंग तो इन दोनों में बर्पा नहीं थी। दूसरी बात इसमें हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अब ये जो पॉलिटिक्स है ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। सही, ठीक है। आप अभी भी देखिए कि नंबर्स जो हैं वो अगर PMLN, पीपल्स पार्टी और MKM मिल जाते हैं, इवन दोनों जमातें मिल जाती हैं, जो नंबर्स इलेक्शन कमीशन के जारी करता है, तो हुकूमत वो कंफर्टेबल बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन मौलाना फजल रहमान, आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान से उन्होंने, यानी मौलाना फजल रहमान ने तो बाकायदा तहरीक का ऐलान कर दिया है ऑलमोस्ट। तो जब वो तहरीक चलती है इलेक्शन के खिलाफ, तो उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि हुकूमत तो इन तीनों की होगी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पीटीआई की एक अच्छी मूव है कि उसने मौलाना को एंगेज करने की। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।